नमस्कार साथियों। अपना प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के ऊपर डिस्कस चल रहा है दोस्तों। इससे लास्ट जो दो वीडियो थे वो भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित ही अपने उसमें अध्ययन किया था, और आज प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का ये अंतिम वीडियो है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अधिकारी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अधिकारी है वो हमारी मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जो बातें हैं हम आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसकी जो ड्यूटी है उनका उल्लेख आर्टिकल 78 में है, और आर्टिकल 78 को क्लॉज 3 तक विस्तारित किया गया है। आर्टिकल 78 क्लॉज फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। 4 में आर्टिकल 70 क्लॉज जो 4 है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 3 है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं। देखो, प्रधानमंत्री कोई भी जो विधायी या प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल होता है तो वो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता है सामान्यतः। और यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना नहीं दे पाता है तो राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मांग सकता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार आर्टिकल 78 में ये भी बात लिखी हुई है कि यदि किसी मंत्री ने किसी प्रश्न पर अपना अंतिम निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों ने उसके ऊपर विचार नहीं किया अब तक, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सिफारिश कर सकता है कि मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को भी उस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहें। तो ये सभी बातें आर्टिकल 78 में ही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है पर्टिकुलर अगर आपको केवल 78 ही दे रखा है तो 78 हो जाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार के ऑप्शन है तब आपका आंसर आएगा 78 क्लॉज फर्स्ट। तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख 78 क्लॉज फर्स्ट में है, जबकि राष्ट्रपति के अधिकार पूछें तो राष्ट्रपति के अधिकार कौन से आर्टिकल में, 78 क्लॉज सेकंड में। और ये जो बातें हैं कि कोई भी मंत्री है जब किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लेता है और उसके मंत्री परिषद के अन्य सदस्य नहीं करते हैं तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अन्य मंत्रियों से भी उस प्रश्न के ऊपर अंतिम निर्णय लेने के लिए बोल सकता है। तो ये बातें 78 क्लॉज थर्ड में है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उप प्रधानमंत्री के पद के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं, और फर्स्ट ऑप्शन है कि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। तो बिल्कुल आपका ये तो सही कथन है। आप जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका संविधान के किसी भी आर्टिकल में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब संवैधानिक नहीं है। उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का पद जब संवैधानिक नहीं है तो उसको जो शपथ लेनी पड़ेगी वो भी मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में। क्योंकि आप सामान्यतः देखते हैं जो कोई वित्त मंत्री या गृह मंत्री होता है वही प्रधानमंत्री के पद पर क्या होता है, आसीन होता है। यानी कि कैबिनेट स्तर का मंत्री क्या होता है, उप प्रधानमंत्री होता है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ आप जानते हैं मंत्री परिषद के सदस्यों को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, 7। तो ये भी आपका बिल्कुल संगत कथन है, और 7 कौन कौन से उनके आपको नाम भी याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। और यहाँ पे देखिए जो कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जिसमें यानी वो लगातार भी क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। जैसे चौधरी देवीलाल है वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों के शासनकाल में था। तो इस प्रकार ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब तक कितने, 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तो ये भी आपका सही कथन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये आपका असंगत कथन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल 2 साल के लिए उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, 1948 से लेकर के 1950 तक। तो यहाँ पे 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अगर 2 वर्ष के लिए पूछा था, 2 वर्ष लिखा होता
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था, तब तो क्या होता आपका सही होता, लेकिन ये क्या 2 बार, तो ये आपका असंगत कथन हो गया। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूर्व में उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 2 ऐसे अब तक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जो पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और वो कौन कौन से हैं, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहले उप प्रधानमंत्री नहीं था, तो आपका आंसर क्या जाएगा, चंद्रशेखर। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में कौन सा उप प्रधानमंत्री नहीं था। तो मोरारजी देसाई एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, और 2 प्रधानमंत्री कौन कौन से थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो यहाँ पे आपका कि नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, चौधरी देवीलाल, क्योंकि चौधरी देवीलाल तो लगातार 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाला एकमात्र क्या है, उप प्रधानमंत्री है। जब वीपी सिंह की सरकार थी तब भी उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल था, और जब चंद्रशेखर की सरकार थी तब भी उप प्रधानमंत्री कौन था, चौधरी देवीलाल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री ने किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों से भी उस पर विचार करने के लिए बोल सकता है। तो दोस्तों ये अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 78 क्लॉज 3। और ये स्थिति कब बनती है, जैसे मान लो आप जानते हैं कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है और वो उस सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन कई बार जो होता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो उस स्थिति में कोई एक मंत्री तो निर्णय कर लेता है, लेकिन बाकी मंत्रियों ने उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो प्रधानमंत्री से वो सिफारिश करके मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों से भी उस पर विचार करने के लिए बुलवा सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद में कोई व्यक्ति जन्मा और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, तो वो एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रथम सिख प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह, जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे 2004 से लेकर के 2014 तक। और ये राज्यसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री हैं, राज्यसभा से नियुक्त होने वाले अंतिम प्रधानमंत्री है अब तक। और ये इसके अलावा इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, यानी कि दोनों बार क्या थे, राज्यसभा सदन से थे। राज्यसभा सदन से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी ये व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब कभी प्रधानमंत्री रिक्त हो जाता है तो कैबिनेट स्तर के किसी भी मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां 2 बार बनी, हालांकि मृत्यु 3 बार हुई है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, वो अंतरिम संसद में प्रधानमंत्री बन गए थे। जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तभी वो क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 27 मई को जैसे उनकी डेथ होगी, तो 27 मई 1964 से लेकर के और 9 जून 1964 तक यहाँ पे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कौन करता है, गुलजारी लाल नंदा करता है। इसी प्रकार उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। तो 11 जनवरी 1966 को जैसे ही गुलजारी लाल यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के कारण प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है उनकी मृत्यु के कारण, तो गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा है वो 2 बार कार्यवाहक क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। और किस किस के शासनकाल में किसकी मृत्यु होने के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1977 तक जो सरकार बनती चली आ रही थी वो कांग्रेस की सरकार थी, आज़ाद भारत से लेकर के, और 1977 तक कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। जनता दल से ये क्या थे,
प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। यहाँ पे मोरारजी जो देसाई है उसके कारण यहाँ पे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरी थी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DABC। तो DABC कहाँ पे है दोस्तों? सेकंड नंबर ऑप्शन पे। तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। मोरारजी देसाई से यहाँ पे और भी फैक्ट याद आते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब आपका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण पहली बार सरकार गिरी थी, तो वो कौन है? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ था, तब आपका आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से प्रधानमंत्री का काल दृष्टि से आरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो आप दोस्तों जानते हैं बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से है, तो इस प्रकार का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो केवल एक ही है। तो इसी प्रकार आपका इतना अगर आपको ध्यान है तो ये आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, करीब 17 साल, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। उसके बाद में उनसे कम कार्यकाल इंदिरा गांधी का रहा, और इंदिरा गांधी करीब 15 साल, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से लेकर के और उसके बाद 24 मार्च 1977 तक करीब 11 साल। इसके अलावा उसके बाद उनका जो शासनकाल था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, यानी 15 साल के करीब। और मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 साल। तो ये 3 बड़े प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 10 साल से भी ऊपर रहा है। इसके अलावा किसी का जैसे 5 साल रहा है, किसी का 4 साल रहा है, किसी का 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने ऐसे भी रहा है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम पूछें तो आपका आंसर क्या आएगा? अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी का यानी कि उन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण की थी उन्होंने भी, यानी कि 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक, ये उनका कार्यकाल सबसे कम था, 17 दिन का कार्यकाल था। तो यहाँ पे चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आप जानते हैं कि चंद्रशेखर का जो कार्यकाल है वो सबसे कम था, क्योंकि उनको ये वो प्रधानमंत्री में जिन्होंने भारत को संबोधित नहीं किया था लाल किले की प्राचीर से, क्योंकि राष्ट्र का जो संबोधन करता है प्रधानमंत्री वो 15 अगस्त को करता है, और इनके शासनकाल में 15 अगस्त आया नहीं, क्योंकि ये जब नियुक्त हुए थे तो 10 नवंबर 1990 को, और उसके बाद इनका जो कार्यकाल पूरा हो गया था वो 21 जून 1996 को इनका कार्यकाल क्या हो गया था? पूरा हो गया था। 21 जून 1991 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो इस प्रकार से 15 अगस्त आया ही नहीं। तो सबसे कम कार्यकाल है, करीब यहाँ पे 7-8 महीने का है। वीपी सिंह का कार्यकाल है करीब 1 साल का कार्यकाल है। ये 2 दिसंबर 1990 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 से लेकर के और 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। राजीव गांधी आप जानते हैं कि पूरे 5 साल के लिए इनका कार्यकाल था। तो ये इस प्रकार से इनका आरोही क्रम है। इससे नेक्स्ट है दोस्तों पड़ोस नीति और पहले पड़ोस नीति के क्रम से प्रतिपादक। तो पड़ोस नीति का सिद्धांत किसने दिया था? PV नरसिम्हा राव ने। और पहले पड़ोस नीति का नरेंद्र मोदी ने। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं दोनों क्वेश्चन। दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में अस्तित्व में? गुजराल सिद्धांत है क्या? ये एक विदेश नीति से संबंधित एक थ्योरी है, और ये जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय अस्तित्व में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सिद्धांत लेकर के कौन आया था? इंद्र कुमार गुजराल, क्योंकि ये उस समय HD देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री थे। बाकी गुजराल सिद्धांत के बारे में अपन जब IR पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप ये जो वीडियो की श्रृंखला दे रहे हैं, इससे पहले भी अपने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की 2 वीडियो बनाए, तो आप कंप्लीट रूप से तीनों का एक साथ अच्छे से इसका अध्ययन करें, ताकि आपको कंप्लीट प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद समझ में आ जाए। और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ऑल वाले बटन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।